हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कवक के बारे में। कवक के लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। तो कवक में लैंगिक जनन बीजाणु के निर्माण द्वारा होता है। और इसमें कौन कौन से बीजाणु बनते हैं? इसमें बनते हैं oospora, इसमें बनता है बेसिडियम बीजाणु, इसमें बनता है एस्कोस्पोर या एस्कस बीजाणु। ठीक है। तो ये 3 बीजाणु द्वारा हम देखते हैं कि कवक में लैंगिक जनन होता है। और oospora को निषेक्तांड भी कहते हैं। तो कवकों में लैंगिक जनन इन बीजाणुओं द्वारा होता है। और ये जो बीजाणु होते हैं एक फलनकाय संरचना में पाए जाते हैं। बीजाणु फलनकाय संरचना में हमको देखने को मिलते हैं। और हम जब लैंगिक जनन की बात करते हैं कवक में, तो ये 3 स्टेप्स में होता है। और इसमें से जो पहली स्टेप होती है कवक में, जो लैंगिक जनन होता है, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होती है? तो फर्स्ट स्टेप में जब कवक में जो युग्मक होते हैं, युग्मक कोशिका जो होती है, वो हैप्लॉइड या एन या सिंगल स्ट्रैंड होती है। अर्थात कि जो कोई कोशिका है, अगर उसमें डीएनए का एक ही स्ट्रैंड है, तो हम उसे हैप्लॉइड कहते हैं या अगुणित कोशिका कहते हैं। अगुणित कोशिका कहते हैं। तो उसमें एक ही स्ट्रैंड होगा, उसको एन से शो करते हैं। तो जो, और अगर इसमें 2 स्ट्रैंड है तो उसे डिप्लॉइड कोशिका कहते हैं या द्विगुणित कोशिका कहते हैं या 2n कहते हैं। तो हम कवक की बात कर रहे हैं, इसके युग्मक की बात करते हैं, तो उसमें एक स्ट्रैंड होता है, ये हैप्लॉइड कोशिका होती है। तो या फिर एन कोशिका होती है या अगुणित कोशिका होती है। तो स्टेप 1 में क्या होता है? जो अगुणित कोशिका होती है या एन कोशिका जो होती है, जो युग्मक कोशिका होती है, वो हैप्लॉइड होती है। 2 हैप्लॉइड युग्मक कोशिका जो होती है कवक की, वो आपस में फ्यूज़ होती है। और इस दौरान उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसका फ्यूज़न होता है। तो जो स्टेप 1 में होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, और इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मोगेमी। तो स्टेप 1 में होती है प्लाज्मोगेमी। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में प्लाज्मोगेमी होने के बाद जो ये जो कोशिका होती है, इनके सेंटर में केंद्रक रहता है। तो अब कोशिका के जो केंद्रक होते हैं वो भी पास आते हैं और उनमें भी फ्यूज़न होता है। तो स्टेप 2 में केंद्रक संलयन होता है, जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। तो स्टेप 2 में होता है केंद्र संलयन। स्टेप 3 की बात करें, स्टेप 3 में क्या होता है? तो स्टेप 3 में केंद्र संलयन हो गया, ठीक है। 2 कोशिका थी, उनमें प्लाज्मोगेमी हो गई, केंद्र संलयन हो गया। तो 2 कोशिका से 1 कोशिका बन जाती है। 2 हैप्लॉइड कोशिका थी, उनसे एक डिप्लॉइड कोशिका बन जाती है, द्विगुणित कोशिका बन जाती है, 2n कोशिका बन जाती है। और 2n कोशिका, जिसका नाम होता है युग्मनज या जाइगोट, जो 2n अवस्था वाली कोशिका होती है। अब स्टेप 3 में क्या होता है? जो युग्मनज होता है उसका विभाजन होता है मियोसिस विधि द्वारा। तो या निम्न, ठीक है, मियोसिस होता है, तो इस का जाइगोट का फिर से विभाजन होता है और उससे 2 कोशिका बनती है। इस जाइगोट का विभाजन होता है और उससे 2 कोशिका बनती है। और ये कोशिका का नाम होता है बीजाणु कोशिका, और ये होती है एन। 2n से एन कोशिका विभाजन द्वारा बनती है। न्यूनीकरण विभाजन होता है तो 2n से एन कोशिका बनती है। डिप्लॉइड कोशिका से हैप्लॉइड कोशिका बनती है। डिप्लॉइड कोशिका का नाम रहेगा यहाँ पे जाइगोट, और हैप्लॉइड कोशिका जो बनती है उसका नाम रहेगा बीजाणु। तो स्टेप 3 में क्या होता है? युग्मनज द्विगुणित युग्मनज से अगुणित बीजाणु का निर्माण। तो ये 3 स्टेप्स होती है कवक के लैंगिक जनन में, 3 स्टेप्स। और जब कुछ कवकों में क्या होता है कि जब प्लाज्मोगेमी होता है, उसके बाद जब न्यूक्लियस फ्यूज़ होने वाले होते हैं, तो वो तुरंत फ्यूज़ हो जाते हैं और तुरंत जाइगोट बना देते हैं, और जाइगोट से फिर बीजाणु बनता है। लेकिन कुछ कवकों में क्या होता है कि जब प्लाज्मोगेमी होती है, तो उसके बाद जो उनका न्यूक्लियस फ्यूज़न होता है, वो तुरंत नहीं होता, कुछ समय पश्चात होता है। तो इस एक मध्यवर्ती अवस्था बन जाती है, जिसमें क्या होता है? प्लाज्मोगेमी तो हो गई, पर न्यूक्लियस अलग-अलग दिख रहे हैं, मतलब एक ही कोशिका में 2 न्यूक्लियस दिखने लगते हैं। तो कुछ कवकों में ये अवस्था पाई जाती है।
तो इस अवस्था को द्विकेंद्रीय अवस्था कहते हैं या द्विकेंद्रीय प्रावस्था कहते हैं, जो कुछ कवकों में पाई जाती है। और ऐसा होता है, इसका उदाहरण है एस्कोमाइसिटीज़ में। इसके बाद क्या होता है, कुछ समय पश्चात फिर ये न्यूक्लियस फिर फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर जाइगोट बना देते हैं। तो द्विकेंद्रीय अवस्था कुछ कवकों में पाई जाती है, उदाहरण है एस्कोमाइसिटीज़। अब कवकों में हम चाहते हैं कि जाइगोट बनता है 2n और उससे बनता है 2n जाइगोट बन जाता है। और उसके बाद इससे फलन काय बनता है और फलन काय में न्यूनीकरण विभाजन होता है और उससे हैप्लॉइड बीजाणु या अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है या एन कोशिकावस्था वाले बीजाणु का निर्माण होता है। तो जो कवक जगत है उसमें उसको कई वर्गों में बांटा गया है। किस आधार पर? जो उनका कवक जाल होता है या माइसीलियम होता है उसकी आकारिकी के आधार पर, उसके बाद उनमें जो फलन काय का निर्माण होता है, उनमें जो बीजाणु निर्माण होता है, उसके आधार पर कवक जगत को कई वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले वर्ग का अध्ययन करते हैं। इस वर्ग का नाम है फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज़ कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। ये नम तथा सीलन भरे स्थानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा फाइकोमाइसिटीज़ सड़ी गली लकड़ियों पे पाए जाते हैं। ये इनके वास स्थान के बारे में देखा। अब इनकी संरचना, अब इनके पोषण के बारे में देखें तो ये किस तरह से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये परजीवी होते हैं। किस पर? पादपों पे। और किस तरह के? अविकल्पी परजीवी होते हैं पादपों पे, और पादपों से या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 कि ये इनकी संरचना कैसी होती है। तो इनका जो कवक जाल होता है या माइसीलियम होता है वो अपपट्टीय होता है और ये बहुकेंद्रीय होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इनमें अलैंगिक जनन कैसा होता है। तो अलैंगिक जनन इनमें चल बीजाणु द्वारा भी होता है, अचल बीजाणु द्वारा भी होता है। और इनमें जो बीजाणु धानी होती है यह अंतर्जातीय होती है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं हम इनमें लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन किस तरह से होता है? इनमें समान युग्मकों के कारण लैंगिक जनन होता है, तो इसे समयुग्मकी लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन अगर शेप अलग है, असमान युग्मकों के मध्य लैंगिक जनन हुआ, असमान युग्मकों के मध्य लैंगिक जनन हुआ, तो इसे असम युग्मकी या विषम युग्मकी कहते हैं। तो इस तरह से इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं इनके उदाहरण की। तो इसमें उदाहरण आता है राइजोपस, इसमें उदाहरण आता है म्यूकर, और इसमें उदाहरण है एल्ब्यूगो। राइजोपस की बात करें तो इसे रोटी पे पाए जाने वाला कवक कहते हैं। और उसके बाद म्यूकर की बात करें तो म्यूकर का चित्र हम देखते हैं तो इसमें 2 भाग दिखते हैं। एक गोलाकार भाग होता है और उससे जुड़ा हुआ एक लंबा भाग होता है। गोलाकार भाग को स्पोर कहते हैं, लंबे भाग को स्टॉक कहते हैं। इस तरह से इसी समान आकृति का ग्रुप पाया जाता है जब भी बात करते हैं म्यूकर की। अब हम बात करते हैं म्यूकर के बाद अगला उदाहरण एल्ब्यूगो की। तो एल्ब्यूगो जो सरसों का पौधा होता है उस पे परजीवी कवक की रूप में पाया जाता है। इसके बाद ये इस तरह से हमने फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में। एस्कोमाइसिटीज़ जो होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ये इनमें थैलेनुमा या थैले की जैसी संरचना पाई जाती है। एस्कोमाइसिटीज़ का उदाहरण है एक कोशिकीय ईस्ट, जो विरले होते हैं एस्कोमाइसिटीज़। तो इसमें उदाहरण है एक कोशिकीय ईस्ट, और इसको सैक्रोमाइसिस भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा उदाहरण है बहुकोशिकीय पेनिसिलियम, ठीक है। और इसके बारे में और बात करें तो ये होते हैं परजीवी, ये होते हैं मृतजीवी, ये होते हैं अपघटक, और ये होते हैं शमलरागी या पशु विष्ठा पे पाए जाने वाले या उगने वाले कवक होते हैं, या पशु मल पर उगने वाले कवक होते हैं। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में कवकों में लैंगिक जनन के बारे में बात करी। उसके बाद फाइकोमाइसिटीज़ जो उनका वर्ग है, कवक का वर्ग, उसके बारे में बात करी, और एस्कोमाइसिटीज़ वर्ग के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे कवक के। और अब हम इसके बाद हम आगे के पॉइंट्स आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।